नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। आज एक खास शख्सियत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जिनसे आज मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूं और बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हम उसको लेकर जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त हैं युवराज मलिक जी, जो कि डायरेक्टर हैं एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपकी चुनौती क्या रही, कैसे आपने सोचा कि इसको एक नए मुकाम पर आप लेकर जाएंगे? थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लगभग पिछले 65 वर्षों से एक स्थापित संस्था रही है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन होने के नाते काफ़ी कुछ आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म पे मिलता है। प्रोसीजर्स होते हैं, ईथोस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और एक कल्चर भी होती है। मुझे तो सिर्फ उस कल्चर को, उन ईथोस को, उन वैल्यूज़ को, उन संस्कारों को और उस कार्य पद्धति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी मिली। एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से हम नेशन बिल्डिंग से जोड़ सकते हैं, इस परिकल्पना के साथ हमने काम शुरू किया। प्राइमरी मैंडेट नेशनल बुक ट्रस्ट का रहा है बुक रीडिंग कल्चर को कंट्री में प्रमोट करने का। पुस्तक संस्कृति को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं और उस संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ किन किन गतिविधियों से हम देश के युवाओं को, बच्चों को, शिक्षक को, लेखक वर्ग को और रीडर्स को जोड़ते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस परिकल्पना में जब हमने शुरुआत की तो आप हैरान होंगे कि 3 महीने के अंदर ही हमें कोविड का सामना करना पड़ा। तो चुनौतियां तो अपने आप आती हैं, बताकर नहीं आती हैं। और इसी दौरान आपकी ज्वाइनिंग भी थी, तो और भी ज़्यादा आपके लिए ये चैलेंजिंग रहा फेस। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियों में ये अवसर होता है और अवसर में ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जैसे ही हमें मिली तो सबसे पहले हमने अपने जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है उसको मॉडरेट किया और ऑनलाइन मॉड्यूल पे हम तुरंत कन्वर्ट किए। और आप हैरान होंगे कि 3 बड़े काम हमने कोविड काल में किए। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के नाते सबसे पहले हमने जो बच्चे घरों में कैद हो गए थे उनके लिए फ्री ऑनलाइन बुक्स अपलोड की, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी उन चिल्ड्रन बुक्स को डाउनलोड कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। दूसरा एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हम कर पाए कि जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स थे उनमें हमने छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाई, क्योंकि इनिशियल कोविड वेव में लोगों के पास गतिविधियां नहीं थी। हमने उनको पढ़ने के लिए बुक्स प्रोवाइड की, फ्री लिटरेचर दिया। तो निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छा सकारात्मक हमें रिस्पॉन्स मिला। और क्योंकि हमने देखा उस दौरान लोगों के अंदर बहुत उदासीनता थी, बहुत लोग उदास हो रहे थे, तो एक बुक जरिया बनी उनकी उदासीनता को और जो भी निराशा थी उसको मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल, किताबें हमारी मित्र होती है और आपका मित्र कहीं छूट गया तो आपने किताब को एक मित्र के रूप में स्वीकारा और नॉलेज और प्लेजर के साथ साथ आपने खुद को एम्पावर्ड फील किया है। तो इन चुनौतियों से पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़े, ई बुक्स में कन्वर्ट किया और हम विद इन 1 मंथ हम लोग कोरोना सीरीज की 7 किताबें लेके आए, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, पेरेंट्स, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, इन सब लोगों के लिए किस प्रकार कोरोना से आप टैकल करें, कोरोना को आप किस प्रकार से सामना करें और किस प्रकार से आप अपने मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को आप किस प्रकार से सोशल इम्पैक्ट, जो सोशो कल्चरल इम्पैक्ट कोविड का था, उसको टैकल करने में लोगों को मदद की। ये लोग हम कर पाए। पूरे अगर आप परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो इन चुनौतियों को तो हमने लिया ही लिया। फिर हमें मौका मिला पूरे हमारे जो नेशनल बुक ट्रस्ट के मॉडल को स्टडी करने का कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। चैलेंजेस के साथ साथ आपको इसको किस विजन के साथ लेके जाना है, किस आयाम पर आप इसको पहुंचाना चाहते हैं, और जैसे आपने कहा कि युवाओं को इसके अंतर्गत कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, हम थोड़ा पढ़ना भूल रहे हैं, तो वो पढ़ना ना भूले हमारे युवा, हम सब, उसके लिए कैसे मोटिवेट किया गया? नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहला हमारा सोच ये था कि हम किताब को देश के आखिरी छोर तक लेके जाएं। बिल्कुल। और उस किताब को छात्र की उसकी भाषा में लेके जाएं। आप हैरान होंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट एक अकेला संस्थान है जिसने 50 से ज़्यादा भाषाओं में पब्लिकेशन किया है। और हमारा पब्लिकेशन न केवल मेन शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं, बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, हमने उसमें भी अपना पब्लिकेशन किया और गांव-गांव तक अपनी जो मोबाइल एग्जीबिशन वैन्स हैं उनके जरिए हम पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हमने यूएन लैंग्वेजेस में भी पब्लिकेशन किया है। सिर्फ पब्लिकेशन तक हम सीमित रहे ऐसा हमने नहीं सोचा। अपने अपने मैंडेट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और खुद को एक नॉलेज पार्टनर के तौर पे अपनी भूमिका को एक्सेप्ट किया कि हम सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, हम एक नॉलेज पार्टनर भी है। कंटेंट को भी लोगों तक जनरेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम जोड़ सके। हमने रीडर्स क्लब मूवमेंट चलाए जिसमें हमने बच्चों को क्लब के तौर पर मेंबरशिप्स दिया ताकि वो हमारी जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, वर्चुअल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। कोविड कारण हम लोग आयोजित नहीं कर पाए थे, वर्चुअल मोड में उसको किया गया। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लेखकों को, मंच को हमने उन गतिविधियों को बढ़ाते हुए
हमें लगा कि हम जब ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो ज़्यादा से लोगों तक पहुंचे। इसी बीच हमारा एक प्रोग्राम है पब्लिशिंग प्रोग्राम, जिसमें हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करें। उस कोर्स को हमने ऑनलाइन मॉड्यूल में कन्वर्ट किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। हमारे तीनों बैच फुल रहे हैं पिछले कोविड काल के दौरान। हमें लगता है हमने कुछ सैकड़ों लोग को ट्रेन किया है जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री को जाकर अपना एक अच्छा योगदान दे रहे हों। जी, मतलब कोई अछूता वर्ग ना इसमें रह जाए, हर आयु वर्ग के, हाँ, हर भाषा से और हर कैटेगरी के ऑथर्स के लिए हमने बुक्स पब्लिश की है। चाहे वो आंगनवाड़ी का छोटा बच्चा हो जो प्रवेश करने जा रहा है, या हमारी प्रौढ़ शिक्षा हो, जो अनपढ़ रह गए थे उनको वृद्ध अवस्था में उनको एजुकेट किया गया। हर वायु वर्ग के लिए, हर एज ग्रुप में और हर लैंग्वेज में हमने कंटेंट तैयार किया है और उस कंटेंट को उन तक पहुंचाया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और आजकल युवा उसी की तरफ। लेकिन अगर किसी को उसी की भाषा में, उसी की क्षेत्रीय भाषा में अगर उसको पढ़ने के लिए मिल रहा है तो वो उसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत उसमें चाव से उसको आनंद लेते हैं। और अभी आप जानते हैं नई शिक्षा नीति आई, उसमें भाषाओं को लेकर बहुत प्रमोट किया गया है कि भाषाओं के बहुत ऑप्शन दिए गए हैं। उसी के तहत हमने बाइलिंगुअल बुक्स भी तैयार किया है। नई शिक्षा नीति आने के कुछ महीनों के अंदर ही हमने उन किताबों को तैयार करके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, और आंगनवाड़ी से हमने शुरू किया और हम उसको धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं ताकि बच्चे को एक दूसरी लैंग्वेज भी आए और एक उसको खुद की मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज या ऑन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, उसमें भी उसका डेवलपमेंट हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा या रीजनल भाषा में उसको सीखता है तो उसके मस्तिष्क का विकास बहुत ज़्यादा होता है। और ये पहले 6 से 8 साल ही होते हैं जब हम एक व्यक्ति का और मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और उसको उसकी भाषा में कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमने शुरू की। अभी आप देखेंगे कि हमने एक युवा योजना शुरू की। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। उस योजना के तहत हमने पीएम युवा, यानी कि यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, जो युवा 30 वर्ष से कम के हैं, उन्होंने भारत की किसी भी भाषा, शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं और इंग्लिश, उसमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। उनको हमने सेलेक्ट किया और 75 बच्चों का हमने चुनाव किया और उन बच्चों को अब हम ट्रेनिंग देकर उनकी स्क्रिप्ट्स आने वाली हैं। और सबसे खुशी की बात ये है, ये जो बुक्स आ रही हैं, हमें तकरीबन 16,000 प्रपोजल्स मिले थे जिनको हमने इवेलुएट करके इन बच्चों को चुना है, छात्रवृत्ति भी दी है, ट्रेनिंग भी दिया है। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक है, दीज आर अनसंग हीरोज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, ये अनसंग हीरोज की जब आप जिक्र कर रहे हैं तो अमृत काल की बात हम कर रहे हैं और अमृत महोत्सव में हम जी रहे हैं, तो बुक्स में हम इसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे हम युवाओं को वो पहुंचा पा रहे हैं कि देखिए जिनको हम अब तक पढ़ते आए हैं सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे छिपे हुए हमारे हीरोज़ हैं जिनको आपको जानना होगा, समझना होगा। तो वो एनबीटी कैसे रोल निभा पा रही है, वो भूमिका कैसे आप निभा पा रहे हैं? बिल्कुल, इसके 2 पार्ट्स हैं। युवा योजना जो मैंने आपसे बात की, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि हमें अपने देश के शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और जो अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपने स्तर पर देश की लड़ाई में योगदान दिया, देश की आज़ादी में योगदान दिया, आप उनके बारे में जानें, पढ़ें और लिखें। हमने उसको एक योजना में कन्वर्ट किया और इस प्लेटफॉर्म को लेके गया। ये जो 75 किताबें आएंगी, ये वो होंगी जिनके बारे में देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से नहीं जानता है। जब इन किताबों का आदान प्रदान होगा, फिर हम इन्हीं किताबों को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट भी करेंगे। अनुवाद करने से हम जान पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में किस क्रांतिकारी ने क्या योगदान दिया। जब उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगे तो मराठी का बच्चा भी जानेगा कि मेरा एक नेशनल हीरो नॉर्थ ईस्ट में है। उसी प्रकार से एक साउथ का नेशनल हीरो नॉर्थ के बारे में जानेगा। इसी परिकल्पना को अगर आप कहेंगे तो यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। बिल्कुल, आपने अब कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ दिया है। अब नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति पर आप किस तरह से सोच रखते हैं? एनबीटी उस दिशा में कैसे काम कर रही है? बहुत सारे इसमें नई नई योजनाएं सरकार लेकर आई है, तो उसकी तरफ कैसे कदम बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, अब नई शिक्षा नीति का अगर पूरा विजन आप देखें तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। इसका जो फाउंडेशन है वो बहुत इंडियन है, इसका जो आउटलुक है वो बहुत इंटरनेशनल है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इंटरेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है और आउटकम इसका बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है। अगर आप इस पूरे इम्पैक्टफुल प्रोसेस को, इंटरेक्टिव प्रोसेस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाषाओं को बड़ी वरीयता दी गई है। और जब भाषाओं की वरीयता की बात की तो किताबों का रोल अपने आप ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, आप जब तक कंटेंट तैयार नहीं करेंगे तब तक आप राष्ट्र निर्माण को या शिक्षा नीति को या किसी भी नीति को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। इसी का प्रयास है कि अभी जो नई किताबें आ रही हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आ रहा है, कोर्स करिकुलम भी रीजनल लैंग्वेजेस में बन रहे हैं। आइडिया यह है कि हम जितना ज़्यादा इसको प्रमोट कर पाएंगे अपनी भाषाओं को, और पूरी दुनिया जो है दे सेलिब्रेट यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। इंडिया सेलिब्रेट
यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, और लैंग्वेज उस डाइवर्सिटी का सबसे खूबसूरत आभूषण है। कोस कोस में हमारा पानी और भाषा सब बदल जाती है। तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको ताकत के रूप में लेना चाहिए, और यही प्रयास हमारा है। इसीलिए हम हर भाषा में, और ये जो मैंने युवा योजना बताई, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी एक्सरसाइज है। इतनी भाषाओं में शायद कभी कोई इतना बड़ा प्रयोग नहीं हुआ होगा। और जब ये किताबें आपके पास आएंगी, और इसके अलावा एक सीरीज और हम लेके आ रहे हैं, इसका नाम है इंडिया 75 सीरीज। इसके अलावा 75 ऐसे लोग, 75 ऐसे स्थान, 75 ऐसी घटनाएं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, उनके बारे में भी लोगों को जानने को मिले। कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं, चाहे काकोरी हो या आपका जो है बाकी जो कलकत्ता या बैरकपुर हो, इन जगहों के बारे में, उनके इतिहास को जानने का मौका मिले। तो एक समग्र सा हम एक पैकेज बना के दें इसको। जब हम बात करते हैं ऐसी जगहों की, तो अमूमन हम जलियांवाला बाग की तरफ कंसिडर कर लेते हैं, बहुत गिनी चुनी सी जगह हैं। और जबकि इतिहास को अगर हम देखें या खंगालें, तो बहुत ऐसी छुपी हुई जगह है जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन जानना चाहते हैं। आज का युवा जानना चाहता है। हमारे लिए भी सरप्राइज था जब हमने उन प्रपोजल्स को पढ़ा, ढूंढा। कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका ज्ञान हमें भी नहीं था, उनके बारे में हमें भी पहले स्टडी करना पड़ा, समझना पड़ा, तब हम लोगों तक पहुंच पाए। तो ये अपने आप में खूबसूरती है कि जो इवेल्युएट करने वाले हैं, उनको खुद नहीं मालूम है कि ये क्या उनके सामने लाया गया है। उसके बारे में रिसर्च टीम बनाई गई, इवेल्युएट किया गया, वहाँ के लोकल डेटाबेस को खंगाला गया, तब हम कंक्लूजन पे पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि इससे सुंदर मौका नहीं है। और ये जो हम नींव अब रखेंगे, तो अगले 20-25 साल उस नींव पे नए भारत का निर्माण होगा। मुझे लगता है कि उसकी नींव रखी जा रही है, और राष्ट्रीय संस्थान के नाते एनबीटी भी अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल, नेशनल बुक ट्रस्ट इसी तरफ कदम भी बढ़ा रहा है। अगर मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं कि आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, किताबों की तरफ? बचपन से आपका लगाव था इसमें, या फिर कैसे मतलब आपको लगा कि किताबें सबसे अच्छा दोस्त हैं ही, लेकिन हर शख्स को इसकी अहमियत, इसका एहसास हो, उसके महत्व को हर एक समझ पाए? मैं 3 घटनाएं आपको बताना चाहूँगा। बचपन से जब हम छोटे थे, बड़े हो रहे थे, मेरे पिताजी जब भी बाहर जाते थे, एक किताब लेके आते थे। मैं उनको नहीं समझता था, ना पढ़ पाता था, बट वो हर मौके पर नाम और तारीख लिख के उसको शेल्फ में लगा देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो मैंने देखा मेरे पास तो 150-200 किताबें हैं अलग अलग विषयों पर। तो मैंने पूछा ये सब क्या है, मैंने तो खरीदी नहीं। तब पिताजी ने बताया कि ये इसलिए खरीदी गई है कि एक दिन तुम इनको पढ़ोगे। तब मैंने उठा के धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू किया, तो मेरा किताबों से एक जुड़ाव और एक संबंध, आत्मीयता का भाव बढ़ता चला गया, और मैं बुक रीडिंग की तरफ बहुत एक्सटेंसिवली आगे मूव किया। इसके बाद जब किताबों से जुड़ाव बढ़ा, तो किताबों की दुनिया में जब प्रवेश किया, तो बड़ा सशक्तिकरण का भाव आने लगा, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट डेवलप हुआ, नॉलेज बेस बढ़ने लगा। तो लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है खुद को डेवलप करने का, कैरेक्टर बिल्ड होने लगा, रेफरेंसेस डेवलप होने लगे। तो एक ये जो प्रोसेस में जब मैं आया बुक रीडिंग के, तो लगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट कोई नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने बुक्स में दिया, और उसके बाद वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो हम बस अलग अलग विषयों पर पढ़ते चले गए, और सौभाग्य की बात है कि मैं आज किताबों की दुनिया में ही बैठ रहकर अपना एक योगदान दे रहा हूँ। बिल्कुल, और नई दिशा में जैसे हम देख रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट काम कर रहा है उस दिशा में, लेकिन और कैसे बढ़ावा मिले और युवाओं को कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि देखिए, युवा जिसके साथ भी जुड़ेगा, तो वो चीज़ अपने आप और आगे बढ़ेगी। 2 उदाहरण देना चाहूँगा, 2 सवाल युवाओं से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा तक उसको इस्तेमाल करते हुए चले जाते हैं, और 2 घंटे बाद जब आप उसको रखते हैं, आपको एक फीलिंग आती है जिसे कहते हैं सेंस ऑफ गिल्ट। अगर आप एक बुक लेते हैं, उसको पढ़ते चले जाते हैं, उसको खत्म करते हैं, आपको किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होता। आप इस कंपैरेटिव फीलिंग को कभी आप लेके देखिए, तब आपको महसूस होगा कि आप क्या कर रहे थे और आप क्या करने जा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। निश्चित रूप से तकनीकी ने बहुत तेजी से हमला किया है हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर, हमारी जीवन पद्धति पर। हमें खुद समझना होगा। आप देखेंगे कि अभी सर्वे जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से आप एम्पावरमेंट तो हुआ है, लेकिन आपका जो सोशल, कल्चरल और मेंटल फ्रेमवर्क है, वो डिस्टर्ब हुआ है। बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेशंस में आ रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनके थॉट्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किताब लीजिए, किताबों की दुनिया से जुड़िए, एक बार उसमें आइए। जिनको लगता है कि वो मोबाइल से बहुत कुछ ज़्यादा जान सकते हैं, इस सुपरफिशियल एक्सेस से आप ज़्यादा अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं, एक बार तो लाइब्रेरी जाइए, एक बार तो किसी बुक फेयर में जाइए, तब आपको मालूम होगा कि आप कितना जानते हैं। इसमें युवाओं की एक शिकायत रहती है कई बार कि ऐसे थॉट्स नहीं लाए जाते जिससे युवा कनेक्ट कर सके। अब युवा वर्ग चाहता है कि इसमें भी कुछ
नौजवानों वाली चीज़ें आए, कुछ उसमें भी युवापन आए, तो उसके लिए कैसे प्रमोट किया जाए? जो छोटे ऑथर्स जैसे आपने कहा उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, उनके आइडियाज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से, लेकिन ये मैं होलिस्टिकली मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये सिर्फ बुक ला के देने तक ही सीमित नहीं होता, ये 360 डिग्री प्रोसेस है। उस प्रोसेस को टीचर्स भी स्कूल में रीइंफोर्स करें, घर पे पेरेंट्स भी उसको रीइंफोर्स करें, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको रीइंफोर्स करे, और उसके लिए जो टूल्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो भी उसको सपोर्ट करे। तभी कंट्री एक बुक रीडिंग कल्चर की तरफ मोटिवेट हो पाएगा। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप सिर्फ एक प्लेज ले लें कि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, 1000-2000 रुपये खर्च करते हैं, उसमें से 50 रुपये आप अलग कर दीजिए। कोई भी किताब किसी भी भाषा पे जो आपको अच्छी लगे उसको पढ़िए, अपना नाम लिखिए, तारीख लिखिए और अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जमा कर दीजिए। आप 3 बेनिफिट होंगे। आपके स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 किताबें हर साल ऐड होंगी, और वो किताब जब वहाँ रखी होगी 10-20 साल बाद जब आप एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन के वापस आएंगे तो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट होगा, और आपको गर्व भी होगा, आनंद भी होगा, और बहुत आपको एक सेंस ऑफ कनेक्शन भी बनेगा। इसी प्रकार से सोसाइटी भी बनेगी और इंस्टीट्यूशंस भी बनेंगे, और आपका खुद का पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगा। और वहीं से व्यक्ति निर्माण का जो विवेकानंद का सिद्धांत था कि चरित्र निर्माण कीजिए फिर व्यक्ति निर्माण कीजिए, वहीं से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण की गंगा बहेगी। तो उसका जो जेनेसिस है वो नॉलेज है, और नॉलेज का जो सोर्स है वो हमारी किताबें हैं। जैसे आपने कहा कि हम गिफ्ट्स के थ्रू जो है दे सकते हैं एक दूसरे को, और हम आजकल देख रहे हैं कि ये बदलाव लोगों में आया है। बजाय बहुत सारे फिजूल खर्ची के अब वो किताबों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और किताबों में किस तरह का ज्ञान है उसको समझ पा रहे हैं। इसलिए और क्या हम कर सकते हैं युवाओं को इससे जोड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा जितने भी स्कूल हैं अपने स्कूल में एक लिटरेरी क्लब बनाइए, उसमें बच्चों को ऐड करिए, और उनको ट्रेनिंग देने के लिए आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, हमारी टीम भी आ सकती है। तो बुक क्लब्स बना लीजिए, आप रीडिंग क्लब्स बनाइए। जो बुक्स आपने पढ़ी है, सपोज कीजिए आपके 30 बच्चे हैं, हर बच्चे ने एक किताब पढ़ा, उस किताब में 100 पेजेस हैं, उस पेज को आप 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। जब आप उसको 1 to 2 to 3 आप रोटेट करेंगे तो एक बच्चा अपने पूरे कैलेंडर ईयर में लगभग 10 से 12 किताबें पढ़ चुका होगा, और स्कूल पास आउट होने से पहले 100 से 125 किताबें। सोचिए उस बच्चे का मस्तिष्क कितना विकसित होगा। और मैं तो कहूँगा बायोग्राफी से शुरुआत करिए, क्योंकि बायोग्राफी आपको किसी व्यक्ति के जीवन में उतरने का मौका देती है, और उस जीवन में उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है उसकी सीख देती हैं, और उन चुनौतियों की सीख के बाद आप क्या हासिल कर सकते हैं उसकी प्रेरणा भी देती हैं। तो अगर आप बायोग्राफी सीरीज से शुरू करेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आनंद होगा, बिकॉज वो रियल वर्ल्ड है, उसमें कोई काल्पनिकता नहीं है, उसमें कोई दार्शनिकता नहीं है जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी होती है समझने में। वो रियल टाइम स्टोरी है, और आप उसमें जाइए। अपना रोल मॉडल आप किसी से पूछिए आपका रोल मॉडल कौन है, वो 10-12 नाम बताएंगे, बोलेंगे स्टीव जॉब्स, फिर उनसे पूछिए उसके बारे में मुझे 5 मिनट बोलिए। अगर आप अपने रोल मॉडल के बारे में 5 मिनट तक नहीं बता सकते, वो आपका रोल मॉडल नहीं है, वो आपका अट्रैक्शन है। रोल मॉडल वो है जो आपको प्रेरणा दे। उस प्रेरणा को ढूंढने के लिए आपको किताबों के अंदर जाना होगा, उसके बारे में आपको समझना होगा, उस व्यक्तित्व को आपको खोजना होगा कि भाई जिंदगी को कुछ समय के लिए जीना होगा कि वो है क्या, और वो आप सिर्फ बुक्स के जरिए ही जी सकते हैं। युवराज जी, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ये भी बताइए कि इतिहास की हम बात करते हैं, बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिनको आप छूने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया वही हम पढ़ते चले गए और बदलाव की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आपको लगता है अब कुछ बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आपको सबसे पहले अपनी बात बताने से पहले उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। प्लेटफॉर्म हमारे पास है, उसके लिए कंटेंट तैयार करने की बात है। तो आज़ादी के इतने सारे हीरोज़ के बारे में जिनके बारे में कभी कोई नहीं जानता था, हम और आप भी नहीं जानते थे, उनके बारे में जब स्ट्रक्चर्ड तौर पे बुक्स आएंगी, मटेरियल तैयार होगा, उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे विचार होगा, उन पे कहानियाँ लिखी जाएंगी, उन पे पिक्चरें बनेंगी। तो जब आप इतिहास को अलग अलग रूप में खोल के लाएंगे तो आपको जो हमारा जो कितना बड़ा बेस है, हमारी क्या हिस्ट्री है, क्या हमारा ऐतिहासिक पक्ष है, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोगों के बीच लेके जाना है, और उसको अलग अलग तरीके से लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे तो देश को अपने खुद के हीरो मिलेंगे, उन पर उनको गर्व होगा, और वही उनके रोल मॉडल तैयार होंगे। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन पर पिक्चर बन जाती है, फिर वो उतनी सुपरहिट हो जाती है, तो युवा उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, फिर वो चार्म क्रिएट होता है, वो एक उसके लिए फैसिनेशन बनता है। तो उसके लिए कंटेंट की जरूरत है, जो कंटेंट हमें बुक्स के माध्यम से ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये ज़रा पूछना चाहूँगी कि आपकी कुछ ऐसी पुरानी यादें बुक से जुड़ी हुई, या कुछ ऐसी पंक्तियाँ, कुछ ऐसी कविताएँ जो आप कहना चाहते हो ताकि युवा वर्ग उससे उत्साहित हो, प्रेरणा उनको मिले। बड़े बड़े हमारे देश ने ऐसे लेखक लेखिकाएँ दी हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं उनको हम अपने में। तो आपके कुछ ऐसे फेवरेट जो आप चाहें कि ज़रूर उनको नहीं, फेवरेट तो बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, या इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कलम की ताकत थी।
पत्रकारिता की बात हो, उन्होंने देश में आज़ादी की लौ पैदा की, तो पत्रकारिता के योगदान को आप भुला नहीं सकते, लेखकों के योगदान को आप भुला नहीं सकते, साहित्यकारों के बलिदान को आप भुला नहीं सकते। वो भी अनसंग हीरोज थे, लेकिन वो कलम से लड़े थे। तो उनके ऊपर एक मुझे पंक्ति याद आ रही है। लोग कहते हैं कि शस्त्र ही ज़रूरी है, मैं कहता हूँ दोनों हाथों में, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र। शास्त्र आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और शस्त्र को कब इस्तेमाल करना वो शास्त्र बताते हैं। तो शास्त्र और शस्त्र की जो संगम है उसके ऊपर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। पतझारों से भी मधुमास दहल जाता है, यानी पेड़ों की जो कोपले होती है पतझड़ में, पतझारों से भी मधुमास दहल जाता है, पल भर में जग का विश्वास मचल जाता है, सचमुच में जब कलम खून से लिखती है तब दुनिया का इतिहास बदल जाता है। तो कलम की ताकत को आप नज़रअंदाज मत करिए, इसमें जितनी ताकत है उतनी ही जिम्मेदारी भी है। तो राष्ट्रीय चेतना के साथ, राष्ट्रीय बोध के साथ, राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के साथ हम अपनी लेखनी का इस्तेमाल करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जिस प्रकार से हमारे लेखकों, पत्रकारों और क्रांतिकारियों ने लेखनी से देश में आज़ादी की लौ को जिंदा रखा, वही हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल। कार्यक्रम का समापन मैं एक आखिरी सवाल के साथ करूंगी कि अब किस तरह से आप इसको भविष्य में और आगे लेकर जाएंगे, क्या इस वक्त विज़न रहने वाला है, और साथ ही अगर हम बात करें सपोर्ट सरकार का, सभी का आपको किस तरह से मिल रहा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी संस्थान जब तेजी से आगे बढ़ता है उसमें गेट पे खड़े हुए चौकीदार से लेके उसके संरक्षक तक सभी का योगदान होता है, सभी का सपोर्ट होता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे सिस्टम में काम करने को मौका मिला जहाँ एक फंक्शनल टीम, माई टीम एनबीटी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, माई लीडरशिप ऑफ माइन टॉप इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड विजनरी। उनका पूरा विजन, सहयोग, संरक्षण और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। और हमारा विजन है कि हम देश के नॉलेज पार्टनर के तौर पर न केवल नेशनल बुक ट्रस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बात को लेके जाएं, भारत के ईथोस और वैल्यूज़ को लोगों के बीच रखें। और दुनिया में जो विश्व गुरु की जो हमारी ताकत थी वो बिल्डिंग या किसी चीज़ से नहीं थी, वो हमारे ज्ञान की ताकत थी। उस ज्ञान की ताकत का एहसास फिर से हम दुनिया को कराएं। इस मकसद के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर पूर्ण रूप से सफल रहा है और आने वाले दिनों में और वर्षों में अपना योगदान इसी प्रेरणा के साथ देता रहेगा। बिल्कुल, एक्चुअल मैंडेट जिसे हम कहते हैं वो यही है। बिल्कुल, नॉलेज पार्टनर। बहुत शुक्रिया आपका। किताबें हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं और आगे आने वाले समय में हर युवा, हर वर्ग को, हर देशवासी को हम किताबों से कैसे जोड़ पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।